हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। आज मंडे हुए हफ्ते की सारी राजस्थान रेलेवेंट खबरें। क्या मस्त एकदम समरी निकाला ना मैंने। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नोट्स बनाना, आज की न्यूज थोड़ी सी नोट्स बनाने के लायक की हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बाद में नोट्स को रिवाइज करने के लिए मौका मिल जाएगा तो आपके पास में टाइम होगा, नहीं। लेकिन एक बार आप किसी चीज को लिख लेते हो तो उसको याद रखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। याद रखने के चांसेस अगर आपके ज्यादा हैं तो फिर आपके एग्जाम निकालने के भी चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, राइट। आज की पहली न्यूज है, ग्राम उत्थान शिविर लगा है जहां पर सिंगल पॉइंट वेलफेयर स्कीम्स जितनी भी हैं उनकी डिलीवरी की जाएगी। नाउ 23 जनवरी से ग्राम उत्थान शिविर लगे हुए हैं राजस्थान में, जो कि रूरल सिटीजन्स को पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स का इजी एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए लगाया गया है। ठीक है ना। 13 डिपार्टमेंट्स हैं जो कि ग्राम उत्थान शिविर में काम कर रहे हैं, और ये 13 डिपार्टमेंट्स जो भी हैं जिन इनके सारों के काम एक जगह पे होते हैं। तो अब इसमें क्या हो रहा है, रियल टाइम एप्लीकेशंस हो गई, रजिस्ट्रेशन हो गए, कोई किसी की कोई शिकायतें वगैरह हो गई, उसको सॉल्व करना हो गया। अब गांव में जो लोग रह रहे हैं उनकी जितनी भी छोटी मोटी शिकायतें हैं, छोटी और मोटी सारी, ठीक है, तो उनके लिए एप्लीकेशन लगाना है, उनके लिए किसी भी टाइप का कोई रजिस्ट्रेशन करना है, कोई कोई भी इनके इश्यूज है उनको सॉल्व करने का काम ये ग्राम उत्थान शिविर कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि गांव के लोग जो हैं उनके पास में रिसोर्सेज की कमी है, और बहुत ज्यादा डेली वेजेस के ऊपर डिपेंड करने वाले लोग हैं, तो वो अपना काम छोड़ के अपना टाइम खराब करके सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगा सकते। तो उनके लिए एक सुविधा की तरह इस चीज को लाया गया है। 1843 ग्राम उत्थान शिविर लगाए गए हैं पूरे राजस्थान में, जिसमें अभी तक 18.5 लाख रूरल सिटीजन्स ने ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर लिया है। 12.25 लाख आपके पुरुष हैं, 5.5 लाख आपकी महिलाएं हैं, और 20,000 से भी ज्यादा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कि इन ग्राम उत्थान शिविर में काम कर रहे हैं और लोगों की शिकायतों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन कौन से 13 डिपार्टमेंट्स हैं? कोऑपरेशन, ये एक्चुअली कोऑपरेशन नहीं है, कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव्स, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, रूरल डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज, इंडस्ट्री, एनर्जी, रेवेन्यू, और इसके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इसमें ग्राम उत्थान शिविर में काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं, चाहे महिलाओं द्वारा रन किए जा रहे हों चाहे पुरुषों द्वारा रन किए जा रहे हों, उनको लोन्स दिए जा रहे हैं, आपकी केसीसी की जा रही है, कस्टम हायरिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, और अगर कोई ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम्स के लिए कोई स्कीम चल रही है तो उनकी भी आपको सुविधा प्रोवाइड की जा रही है। फार्मर्स को, कैटल रियरर्स को, सबको असिस्ट किया जा रहा है। पॉलीहाउस एप्लीकेशंस लगाई गई हैं 3,829 ग्राम पंचायत में। 1.25 लाख से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड अभी तक फार्मर्स को हैंड ओवर किए जा चुके हैं, और 65,000 से भी ज्यादा स्वामित्व कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जा चुके हैं। कोई मंगला पशु योजना जो है, सॉरी, मंगला पशु योजना जो है उसमें 1,16,000 से भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन कर दिए जा चुके हैं, और 6.5 लाख से भी ज्यादा एनिमल्स का अभी तक इलाज कर दिया जा चुका है। 1 लाख से भी ज्यादा पशुओं को वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। अब ये जो पंचायत, ऐसी पंचायत जहां पर कोई पैसेंजर फैसिलिटीज वगैरह नहीं है, तो वहां पर किसान विश्राम स्थल वगैरह बनाए गए हैं, ताकि अगर एक गांव से दूसरे गांव में अगर शिविर लगा हुआ है तो वो एक गांव से दूसरे गांव में ट्रैवल करने के दौरान अगर कोई थकावट होती है, कोई कष्ट होता है, तो इन विश्राम स्थल पे वो रेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम में डे टाइम पावर एंड कैपेसिटी अचीवमेंट फार्मर्स का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम के ए और सी कंपोनेंट में चीफ मिनिस्टर भजनलाल जी शर्मा ने बताया कि राजस्थान ने 3,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बनाई है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट सी में, अंडर द स्कीम प्रधानमंत्री कुसुम योजना। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, अब इन्होंने तो ये बोला कि डबल इंजन सरकार है तो अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा है, ये वो। एक इंटरेस्टिंग सा इन्होंने पॉइंट बोला कि किसान जो है वो सिर्फ अन्नदाता ही नहीं है, अब वो राजस्थान के किसान जो है वो ऊर्जा दाता भी हैं, यानी कि वो एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इस योजना से क्या हो रहा है, एनर्जी डिपार्टमेंट हो गया, डिस्कॉम हो गया, और फार्मर्स जो हो गए हैं जिन्होंने एनर्जी प्रोड्यूस करी है, उनको अच्छा खासा प्रेज सुनने को मिला है। उनके काम को काफी प्रोत्साहित किया गया है और उनके अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट भी किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, अगर आप लोगों ने नोटिस किया है तो हर हफ्ते किसी ना किसी तरीके से कुसुम योजना न्यूज में है। तो कुसुम योजना को तो ना घोट के ऐसे ना, ऐसे ऐसे करके मिक्स करके ना, ऐसे करना ना, पी जाना है। ठीक है, तो कुसुम योजना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कुसुम योजना के अंदर कोई नए डेवलपमेंट्स होते हैं, कोई नई एडिटिंग होती है, तो वो मैं अदरवाइज आपको बता दूंगी। जैसे ये न्यूज ही आ गई है, बता दिया मैंने, लेकिन कुसुम योजना इज गुड, इसको पढ़ना अच्छे से। ठीक है, राइट। राजस्थान रिन्यूएबल और सोलर पावर में एक स्टेट लीडर बनना चाहता है इंडिया में, और इसीलिए सोलर पंप्स वगैरह जो हैं, जो फार्मर्स लगाते हैं, उनमें सब्सिडीज भी मिलती हैं। अदरवाइज भी आप सोलर पैनल्स वगैरह घर के ऊपर लगाते हो, छतों के ऊपर लगाते हो, तो उसमें भी काफी आपको सब्सिडाइज्ड रेट्स में ही मिल जाते हैं, और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी है वो आप उसको सेल कर सकते हो। तो दिस इज एक्चुअली अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, तो घर घर लोग बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है,
डे टाइम पावर सप्लाई और सोलर पंप सपोर्ट किया जा रहा है, जिसमें कि फार्मर्स जो हैं वो 22 डिस्ट्रिक्ट्स में डे टाइम इलेक्ट्रिसिटी एक तरह से क्रिएट कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। कंपोनेंट बी में इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पंप सेट्स जो हैं उनको इंस्टॉल करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है फार्मर्स को, ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपनी खुद की सोलर एनर्जी बना सकें और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर निर्भर नहीं रहें। तो अभी भी जैसे कई इलाकों में बिजली की कटौती होती है, लाइट वाइट जाती है ना, इलेक्ट्रिसिटी का आपको कट वगैरह देखने को मिलता है, तो आपके पास में अगर कुसुम योजना से आप किसी तरह से जुड़े हुए हो, आपके पास में सोलर प्लांट वगैरह लगा हुआ है छोटा मोटा, चाहे छत के ऊपर, बालकनीज में, या फिर सोलर पंप लगे हुए हैं, तो यू कैन क्रिएट योर ओन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी एट राजस्थान एंड RSMML, इनको अवार्ड मिला है गवर्नमेंट पवेलियन कैटेगरी में एट इंडिया स्टोन मार्ट 2026। पिछले हफ्ते की न्यूज है जिसमें मैंने इंडिया स्टोन मार्ट को बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है। राजस्थान वीकली का ही क्लास था जो, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इंडिया स्टोन मार्ट में अब राजस्थान की जो स्टॉल थी जियोलॉजी वाली, उसको फेलिसिटेट किया है, अवार्ड मिला है। तो राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजी एंड राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड RSMML जो है, इनको फर्स्ट प्राइज मिला है इंडियन स्टोन मार्ट 2026 में बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, जो कि जयपुर में हुआ था। ठीक है, तो गवर्नर श्री हरिभाव जी बागड़े और जो स्पीकर हैं राजस्थान विधानसभा के श्री वासुदेव जी देवनानी, इन्होंने ये अवार्ड दिया है। और ये अवार्ड कब दिया गया था? फरवरी 8 को दिया गया था। विनिंग टीम को एक मेमेंटो भी मिला है, सर्टिफिकेट और एप्रिसिएशन भी मिला है। और पवेलियन किसके डायरेक्शन में था? प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ माइंस टी रविकांत। अब ये जो नेम है ये चेंज हो जाता है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन है, ये ऑफिसर्स हैं, तो इनके ट्रांसफर वगैरह हो जाते हैं, ये चेंज हो जाता है। मंत्री आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी अपनी स्टॉल पे, मेजर और माइनर मिनरल्स ऑफ राजस्थान, और इन्होंने बताया कि भाई किस तरह से राजस्थान जो है वो मिनरल वेल्थ के लिए जाना जाता है। कब हुआ था? 8 फरवरी को। ठीक है, और इवेंट का नाम क्या था? इंडिया स्टोन मार्ट 2026। और कैटेगरी गवर्नमेंट पवेलियन, बेस्ट परफॉर्मेंस, फर्स्ट प्राइज मिला है। विनर्स कौन कौन है आपके सामने हैं। प्रेजेंट किसने किया था? गवर्नर ने और असेंबली के स्पीकर ने। और डिस्प्ले में क्या क्या किया गया था? डिस्प्ले माइनर और मेजर मिनरल्स ऑफ राजस्थान दिखाए गए थे, और राजस्थान की जो मिनरल रिसोर्सेज या मिनरल वेल्थ जो है उसको पब्लिक किया गया, उसको शोकेस किया गया। नेक्स्ट न्यूज, अलवर के बर्ड फेस्टिवल को अब हम हर साल मनाएंगे, और ये कहाँ होगा? सिलिसड़ रामसर साइट पे। सिलिसड़ लेक है जिसको रामसर साइट अपन ने अभी जीत लिया रिसेंटली, आई थिंक पिछले साल की न्यूज है। और ठीक है, ओके, तो सिलिसड़ लेक जो कि रामसर साइट भी है, वहां पर अलवर में हर साल अब बर्ड फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा 2 फरवरी को। ओके, यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी यहाँ आए हुए थे, मिनिस्टर फॉर स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज संजय शर्मा जी यहाँ पर आए हुए थे, और इन्होंने बर्ड वॉचिंग में पार्टिसिपेट भी किया। 7 फरवरी को ये हुआ था, लेकिन अब हर साल 2 फरवरी को होगा। सो ये ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको याद रखना। ओके, नेक्स्ट, इसकी की हाइलाइट्स, अलवर बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल इसको बोलते हैं। सिलिसड़ लेक रामसर साइड अलवर पे इसको सेलिब्रेट किया गया, लोकेशन इसकी वही है, और इसको 7 फरवरी को एंजॉय किया गया था बर्ड वॉचिंग को। कौन कौन आए थे? यूनियन फॉरेस्ट मिनिस्टर भूपेंद्र जी यादव और मिनिस्टर फॉर स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज संजय शर्मा जी आए हुए थे। फ्यूचर प्लान क्या है कि भाई फेस्टिवल जो है वो हर साल 2 फरवरी को मनाया जाएगा। ठीक है, तो इस साल किस डेट को था? 7 फरवरी को। और हर साल किस डेट को मनाया जाएगा? 2 फरवरी को। यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र जी यादव ने क्या कहा कि भाई अलवर जो है वो नेचुरल एंडाउमेंट के लिए जाना जाता है, और ये जो लैंड है वो बाबा भारती हरि के नाम से जानी जाती है। इट्स अ होली लैंड। ठीक है ना, पूजनीय जमीन है, ये धरती है। तो इन्होंने ये बोला कि भाई यहाँ पर जो है 200 से भी ज्यादा बर्ड्स आती हैं, विजिट करती हैं हर साल, तो हम इसको एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एनुअल इवेंट्स होते हैं, जैसे टाइगर मैराथन हो गया, बर्ड फेस्टिवल हो गया, तो इससे अलवर को अपन ग्लोबल स्केल पर एक तरह से फेमस कर सकते हैं। इन्होंने ये भी बोला कि जैसे टाइगर मैराथन वगैरह होती हैं तो वो हर साल 8 फरवरी को होती हैं, और ऑलरेडी फरवरी में एक बर्ड फेस्टिवल वगैरह भी है, तो हम फरवरी को एक की टाइम बना सकते हैं अलवर के लिए। इन्होंने ये बताया कि भाई जैसे जो अलवर में जो बायोलॉजिकल पार्क है कटी घाड़ी वाला, वो भी हम तैयार करवा रहे हैं, ताकि एनवायरमेंट के प्रति हम लोगों के अंदर जागरूकता ला सकें और अलवर को और एनवायरमेंटली साउंड कर सकें। अगेन टूरिज्म का पर्पस मेन है, और उसके अलावा क्लाइमेट सपोर्ट भी है। जो टाइगर मैराथन प्रोजेक्ट है उससे हम टाइगर्स का कंजर्वेशन कर रहे हैं, और उस कंजर्वेशन होगा, हम मैनेजमेंट कर पाएंगे, तो जगह साफ सुथरी होगी, और अलवर को हम पॉपुलर कर पाएंगे कि भैया अलवर बड़ी साफ सुथरी जगह है, घूमने फिरने लायक जगह है, यहाँ पर बर्ड्स भी हैं, यहाँ पर टाइगर्स भी हैं, यहाँ पर अच्छी खासी कल्चर भी है। ठीक है, बायोलॉजिकल पार्क वगैरह भी हैं। और ये सारी बातें इन्होंने बच्चों से की जो वहाँ पर इवेंट पे मौजूद थे। लगभग 18,500 के आसपास बच्चे और सिटीजन्स वहाँ पर थे,
और उनसे बात करी और पता करा कि कुछ जानकारी है भी या नहीं है तो मैं जानकारी दे ही रही हूँ ठीक है। तो ये हुआ भूपेंद्र जी यादव की तरफ से। अब मिनिस्टर फॉर स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज संजय शर्मा जी ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो बर्ड फेस्टिवल है वो ट्रेडिशनली तो उदयपुर में होता था, पर अब इस बार हम अलवर में कर रहे हैं और हमारे लिए काफी गर्व की बात है कि अलवर में ये काम हो रहा है, उदयपुर में तो बहुत सारे और भी काम होते रहते हैं ठीक है। इन्होंने बोला कि ये जो फेस्टिवल है, इस तरह की चीजें अलवर को एक टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट हब बना देंगी और इंडिया के इंटरनेशनली इनफैक्ट रिनाउंड जो रिसर्चर्स वगैरह हैं, जो बर्ड्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, उनको ऑब्जर्व करना चाहते हैं, या फिर सिर्फ फोटोग्राफर्स जो होते हैं, बर्ड फोटोग्राफर्स जो होते हैं, घूमने फिरने वाले लोग होते हैं, उनके लिए अलवर एक लिस्ट में अच्छा खासा नाम आ जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने ये बोला कि भाई सरिस्का जो है, पहले वहां पर भी टाइगर्स वगैरह नहीं होते थे, लेकिन आज वहां पर 50 से भी ज्यादा टाइगर्स हैं अपने बच्चों के साथ में, ठीक है। तो इस तरह से हम सर्वेलेंस वगैरह अगर यहाँ पर सिलिसट लेक पे रखेंगे तो यहाँ पर भी हम अच्छा एक रिजल्ट दिखा पाएंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अच्छा रिजल्ट दिखा पाएगा। इन्होंने बोला कि जो ट्रेडिशन है बर्ड फेस्टिवल वाला, इसको हम कंटिन्यू करना चाहते हैं और सिलिसट लेक को रामसर साइट डिक्लेयर करने के लिए ये बहुत ग्रेटफुल भी हैं। इन्होंने बोला कि मंगला सागर डैम और मानसरोवर डैम जो है, इसको भी हमें रामसर साइट डिक्लेयर कर देना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे प्रोटेक्शन होता है चीजों का, इससे हम चीजों को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। आरएसपीसीबी ने बोला है कि भाई हम सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन क्लाइमेट चेंज बनाएंगे जोधपुर आईआईटी के साथ में मिलके, और क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर बनाएंगे एमएनआईटी जयपुर के साथ में मिलके, और इसके लिए हमने एमओयू साइन करे हैं। अब राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आरएसपीसीबी ने बोला है कि भाई हम एमओयू साइन कर चुके हैं आईआईटी जोधपुर और एमएनआईटी जयपुर के साथ में, और फिर हम सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाएंगे क्लाइमेट चेंज के लिए और क्लीन एंड ग्रीन टेक डेवलपमेंट के लिए। ओके, और इसी के हिसाब से हम बजट के अंदर भी वो लेंगे, डिमांड करेंगे गवर्नमेंट से कि भाई हमें भी कुछ फंड वगैरह मिलना चाहिए। अब एमओयूज की अपन बात कर चुके हैं, क्लीन एंड ग्रीन टेक के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने 250 करोड़ रुपए का प्रपोजल रखा है और इन्होंने बोला है कि हम ग्रीन स्किलिंग के ऊपर प्रायोरिटाइज करेंगे, लोगों को सिखाएंगे। इसके अलावा वेस्ट जो हो जाता है, जो कचरा होता है, उसको एज अ रिसोर्स देखेंगे कि हम सर्कुलर इकोनॉमी डेवलप कर सके। मैंने पहले भी क्लास में बताया हुआ है सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है। आपने कोई चीज बनाई है, उसके लिए आपने रिसोर्सेज यूज करे हैं, तो आप उसको यूज करके फेंको मत, ठीक है। जो भी आपका अब आपका उस चीज को लेके यूज नहीं है, तो उस चीज को लेके आप कुछ और क्रिएट कर सकते हो प्रोडक्ट। तो आपने एक प्रोडक्ट को यूज करके दूसरा प्रोडक्ट बनाया है, तो आपने एनवायरमेंट को डैमेज होने से बचाया है। एक तो वेस्ट जनरेट कम होगा, पहली चीज, और दूसरी नया प्रोडक्ट जो बनाना था उसके लिए जो रिसोर्सेज आपको लेने पड़ते धरती के अंदर से, वो भी अब आपको कम करने होंगे, कम लेने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा, पोल्यूशन कंट्रोल रिसर्च सेंटर स्टेब्लिश करना है, क्रिएटिंग डेटा एंड नॉलेज हब, ताकि पब्लिक को, स्टूडेंट्स को और दूसरे स्टेक होल्डर्स को हम ये जानकारी दे सके कि कौन सी चीज कहां पर है, कैसे है, और उसको कैसे यूज करना है, डिस्पोज ऑफ करना है। अब एक्सपेक्टेड आउटकम्स में यही है कि हमें नया इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकता है, लोग अपनी लाइवलीहुड जनरेशन कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं इस सर्कुलर इकोनॉमी वाली चीज में, जिसमें कि हम मॉडर्न क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रॉपर्ली क्लासिफाई करें, असेस करें, यूज करें और एक अपने आप में इंडस्ट्री डेवलप करें। फिर है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसके लिए हमने प्रपोजल रखा है 150 करोड़ का। हम क्या करना चाहते हैं, हम एक रिसर्च, पॉलिसी एडवाइस, इनोवेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग लीडर बनना चाहते हैं क्लाइमेट चेंज में इन राजस्थान। अब इसमें प्लान फंक्शंस हैं कुछ, जैसे कि पॉलिसी और टेक्निकल एडवाइजरी असिस्टेंस मिलेगी, कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट मैपिंग हो सकेगा राजस्थान का, और फाइनेंस जैसा मेजर वर्क होगा, जैसे कि अर्ली वार्निंग सिस्टम वगैरह हो गया कि भाई कहीं पे बाढ़ आने वाली है, कहीं पे बहुत मूसलाधार बारिश होने वाली है, कहीं पे सूखा पड़ने वाला है, तो हमें पहले ही पता चल जाए और उसी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, उसी वेदर के अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारियां कर सके ताकि जान माल का नुकसान कम हो। ओके, अब इसको हमने लॉन्ग टर्म प्लान के रूप में रखा हुआ है कि भाई राजस्थान की इकोनॉमी जो सस्टेनेबल इकोनॉमी बनती जा रही है, इकोलॉजी वगैरह बनती जा रही है, लोकल इकोनॉमीज को सपोर्ट करने के लिए हम ये काम करें। ओके, यही दो हैं। नेक्स्ट न्यूज, श्रीरंबेश्वर महादेव का वो लगा है एनिमल फेयर, लगभग 33 साल बाद। कहां पे, संदेरव पाली में। आई एम सॉरी अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रही हूं, तो संदेरव पाली में श्रीरंबेश्वर महादेव का एनिमल फेयर लगेगा लगभग 33 साल बाद। और कब से कब तक, 13 से 17 फरवरी तक, यानी कि कल और है, जाओ देखे हो अगर कोई है आसपास तो, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर जोराराम कुमावत जी ने बोला है कि भाई चीफ मिनिस्टर भजनलाल जी शर्मा चाहते हैं श्रीरंबेश्वर महादेव एनिमल फेयर फिर से लगाया जाए इन संदेरव सुमेरपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पाली में आफ्टर 33 ईयर्स, 33 साल बाद में ये फेयर फिर से लगाया जाए। 5 दिन का होगा, 13 से 17 फरवरी इसकी डेट्स हैं। पाली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी प्रिपरेशंस करी हैं, ड्यूटीज अपनी पूरी निभाई हैं और अलग अलग ऑफिशियल्स को काम पे लगा दिया है, एम्प्लॉयज को काम पे लगा दिया है, जिसमें 17 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट वगैरह जो है वो तो है ही है, उसके अलावा और डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इस एनिमल फेयर को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं।
इन्होंने इंपॉर्टेंट ऑन ग्राउंड और एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। कुछ जैसे मिनिस्टर्स ने बताए कि भाई कोई भी ज़रूरत है लोगों की फेयर के दौरान, किसी भी टाइप की अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसकी ज़रूरत कैसे पूरी की जाएगी, उसके लिए आप एवेन्यूज़ क्रिएट करो। लगभग 50 बीघा में इस फेयर को लगाया जाएगा। ग्राम पंचायत संदेरा और श्रीरंबेश्वर महादेव टेम्पल ट्रस्ट जो है वो दोनों मिलके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प कर रहे हैं ताकि इस फेयर को सक्सेसफुल बनाया जा सके। और लाइव स्टॉक कीपर्स जो हैं उनके लिए एमिनिटीज जैसे पानी और बिजली वगैरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। वेटनरी सर्विसेज हैं, किसी जानवर को अगर कोई तबियत खराब हो जाती है तो उसके लिए जरूरत पड़ सकती है। कोई जानवर को किसी टाइप की वैक्सीन नहीं लगी हुई है, टीकाकरण नहीं होया हुआ है, तो वो भी यहाँ पर कर दिया जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो है और ये सारे काम उनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही हो रहे हैं। और एग्जीबिशन जो है वो लाइव स्टॉक कीपर्स की इंफॉर्मेशन यानी कि उनको जो जानकारियां हैं उस जानकारी में थोड़ा सा इजाफा करने के लिए ही लगाया गया है कि भाई आप कोई भी जानवर पाल रहे हैं, ठीक है, आपको ज्यादा पता है उस जानवर के बारे में, लेकिन उस जानवर की क्या जरूरत कब कैसी हो सकती है, आजकल लेटेस्ट क्या चल रहा है दवाइयों में, टेक्नोलॉजी में, वो सब भी इनको जानकारी दी जाएगी। ओके, अब ये कब होगा, ये क्या कहते हैं फेयर में कहाँ होगा, ये सब कुछ लाइव स्टॉक है। अब एनिमल फेयर है तो एनिमल्स होंगे यहाँ पे, सीधी सी बात है, काउस, बफलोज, गोट्स, कैमल्स, हॉर्सेस और बाकी एनिमल्स जो होते हैं, शीप वगैरह हो गई, ये सारे के सारे एनिमल्स जो हैं उनको खरीदा और बेचा जाएगा। यहाँ पे फार्मर्स को एक चांस मिलेगा कि वो अपनी जो ब्रीड हैं उनको और बेटर कर सकें, और या फिर जो दूसरी ब्रीड्स हैं, जो बेटर ब्रीड्स हैं, उनको खरीद सकें और अपनी वाले को बेच सकें। ठीक है, एनिमल्स की प्राइस जो है वो रिलेटिवली लो ही मेंटेन की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को यहाँ पर, लाइव स्टॉक कीपर्स को यहाँ पर अट्रैक्ट कर सके। ओके, और एसोसिएटेड आइटम्स जैसे कि एनिमल्स की केयर हो गई, उनका साफ सफाई वगैरह हो गया, उनका एरिया क्लीन होना चाहिए, वो सब हो गया, उनके क्या खाना पीना है, क्या फूड सेटअप है उनका, रूरल आर्ट होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि उनको है ना बिल्कुल मार्बल के पत्थरों पे रख देंगे, नहीं, वहां पर कच्चा भी होना चाहिए, सेफ भी होना चाहिए, तो ये सारी चीजें वहां पर मेंटेन करके रखी गई हैं। और नई नई फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो हैं वो भी फार्मर्स को सिखाई जा रही हैं। तो एनिमल फेयर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स की ही बात हो, फार्मर की बात होनी चाहिए। एनिमल्स तो कोर है ही हैं, फार्मर्स भी वहां पर जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट है वन मेला। ओके, फॉरेस्ट बेस्ड कमोडिटीज जो होती हैं उनके लिए है, उनको प्रमोट करने के लिए है कि भाई वन में सिर्फ जानवर ही नहीं रहते हैं, फॉरेस्ट से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ह्यूमंस भी यूज करते हैं। ठीक है, तो उनको प्रमोट करना है, उनको कंजर्व करना है, यानी कि फॉरेस्ट को सुरक्षित रखना है। और ये कहां पर लॉन्च किया गया था, सेक्रेटरीट नर्सरी जयपुर में, और इसकी डेट क्या थी, 9 और 10 फरवरी 2026। हम प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर और एनवायरमेंटल अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए फॉरेस्ट, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर जो है राजस्थान के संजय शर्मा जी, उन्होंने वन मेले को स्टार्ट किया, ओपन किया, कहां पे, सेक्रेटरीट नर्सरी जयपुर में, कब, 9 और 10 फरवरी को। अब इसको कंडक्ट करने का मंशा यही है कि हम जो फॉरेस्ट हैं, जो उनका प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, उसके साथ साथ जो ट्राइबल लोग हैं जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको भी हम सपोर्ट करें। ओके, फॉरेस्ट से हमें बहुत कुछ मिलता है, जैसे हनी वगैरह हो गया, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, ठीक है, जड़ी बूटियां वगैरह हो गई, ये सब हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। तो इनके लिए एक प्रॉपर मार्केट होना चाहिए, वो प्लेटफॉर्म यहाँ क्रिएट किया गया, ट्राइब्स की हेल्प की जाए, और ताकि वो डायरेक्ट मार्केट एक्सेस ले सके और उनका कोई शोषण ना करे, जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, और उनको इकोनॉमिक सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाए कि भाई वो जो छोटे मोटी लाइवलीहुड करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो उनको उसमें मॉनेटरी हेल्प हो सके, पैसे उनको मिलेंगे तो वो ढंग से अपना काम कर पाएंगे। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन को हमें एनकरेज करना है, और ये किसका होना चाहिए, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का होना चाहिए, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन। इसके अलावा ट्राइब्स जो हैं उनका इंटरेस्ट जो है फॉरेस्ट के प्रति, उसको भी हमें सुरक्षित रखना है, और जो इंडिविजुअल्स हैं जो फॉरेस्ट के ऊपर अपनी लिविंग को के ऊपर रिलाई करते हैं, डिपेंड करते हैं, उनको भी हमें हेल्प करना है। कोई फॉरेस्ट बेस्ड मेडिसिन है या कोई भी प्रोडक्ट है जो मार्केट में आना चाहिए, उनको उसको मार्केट में लाने में भी अपन को मदद करनी है। और बेनिफिट्स में जैसे मार्केट कनेक्टिविटी वगैरह हो गया फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, तो उसको हमें प्रोवाइड करना है कि ट्राइबल्स वगैरह और जो बेसिक फॉरेस्ट कम्युनिटीज होती हैं उनको मार्केट तक अपन सुविधा से आराम से पहुंचा दें, उनको मतलब कोई किसी टाइप की असुविधा नहीं हो, किसी टाइप के उनके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस वगैरह ना हो। स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, नेचर एंथुसियास्ट और जो बेसिक जनरल पब्लिक होती है उनको भी एजुकेट किया जाए, फॉरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, वेस्ट जनरेशन नहीं होना चाहिए, पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, एनिमल्स को हार्म नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये भी चीज वहां पर सिखाई गई 9 और 10 फरवरी को। इसके अलावा वन मेले का जब ऐसा तो है नहीं कि एक बार करके छोड़ देंगे, हर साल करेंगे, तो अगले वाले वन मेले के लिए हमें क्या क्या प्लान करना है उस बारे में भी बात की गई कि भाई पहले वन मेला होगा, और फिर उसके पहले तो डिविजनल वन मेला होगा, फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट में वन मेला होगा। ठीक है, जैसे उदयपुर और कोटा में होता है,
फिर उसके बाद में गवर्नमेंट ने ये बोला कि नेशनल लेवल का भी हम एक वन मेला करेंगे जो कि जयपुर होस्ट करेगा। तो आपको जयपुर को नेशनल, एक तरह से नेशनल कैपिटल के बराबर आपको लाना है, इंपॉर्टेंस देनी है, तभी डेवलपमेंट होगा। ओके, इवेंट में क्या क्या कौन कौन थे, फॉरेस्ट डिविजन के लोग आए हुए थे, एसएचजीज आए हुए थे, राजीव का सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले जो हैं वो आए हुए थे, एनजीओज आए हुए थे, एनपीओज आए हुए थे, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं अलग अलग जिलों के, वो लोग भी आए हुए थे। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का यहाँ पे डिस्प्ले किया गया, स्पेशली जो राजस्थान के और दूसरे एरियाज के भी हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले किए गए, स्टॉल्स लगाई गई, और 52 स्टॉल्स थी, 52 स्टॉल्स थी जिनमें इन सामान को बेचा भी गया जो फॉरेस्ट से बने हुए प्रोडक्ट्स के थे उनके। कौन कौन से प्रोडक्ट्स थे ये आपके सामने लिस्ट है, जामुन, हनी और लाख, गम, हर्बल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो, कोई मेडिसिन में यूज होने वाले प्लांट्स, परफ्यूम्स में यूज होने वाले प्लांट्स, एलोवेरा से बनी हुई चीजें जो होती हैं, प्रोडक्ट्स जो होते हैं, हर्बल फेस पैक, हेयर ऑयल, हर्बल सोप वगैरह, बैम्बूज, पंचगौरव प्रोडक्ट्स जो होते हैं, केयर सांगरी और सब बहुत कुछ होती हैं चीजें, गौकष्ट और बायो फर्टिलाइजर वगैरह, अमचूर, आंवला, स्पाइसेस, पिकल्स, बिस्किट्स, लड्डूज, नमकीन्स, बेवरेजेस, मतलब देयर आर मेनी थिंग्स, बहुत सी चीजें हैं जो आप फॉरेस्ट से क्रिएट कर सकते हो, डिपेंड करते हो फॉरेस्ट पे, तो उनसे बना सकते हो प्रोडक्ट्स, वो सारी की सारी यहाँ पर डिस्प्ले की गई थी। ओके, नाउ स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग और आउटरीच में यही है कि भाई जो भी एक्सपर्ट्स वगैरह हैं उनकी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन, सॉरी उनकी इन्फॉर्मेशन जो थी टॉक शोज वगैरह में वो काफी हेल्पफुल थी। किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन थी, फॉरेस्ट और एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, फॉरेस्ट रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए इन्फॉर्मेशन दी गई थी, और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो थे उनको एज अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड कैसे आप यूज कर सकते हो उस बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी गई थी। अभी जो फेयर है ये ऑफर कर रहा था एक आउटस्टैंडिंग चांस टू रेज अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स, नेचर लवर्स, रिसर्चर्स एंड जनरल पॉपुलेशन। तो ये अच्छे मौके होते हैं जहां पर आप बहुत सारी जानकारी गैदर कर सकते हो और अलग अलग बहुत सारी जानकारी गैदर कर सकते हो और अलग अलग आप अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं फॉरेस्ट के उनसे मार्केट में लाइवलीहुड अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज, वेटलैंड कंजर्वेशन और मैनेजमेंट, रामसर साइट, सिलिसड लेक। अभी अपन ने सिलिसड लेक के बारे में बात करी थी, ठीक है ना, वहां पर बर्ड फेस्टिवल होगा रामसर साइट पे अलवर में, उसी सिलिसड लेक के बारे में और बात है यहाँ पे। बाय प्लानिंग एटलीस्ट वन वेटलैंड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, यानी कि हमें हर जिले में एटलीस्ट एक वेटलैंड साइट तो चाहिए ही चाहिए। अब जो वेटलैंड साइट्स होती हैं वो सिर्फ डिक्लेरेशन के लिए नहीं होती हैं। वेटलैंड साइट्स का काम क्या होता है, वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना। क्यों? क्योंकि ये कार्बन सेक्वेस्टर करती हैं, पोल्यूशन कंट्रोल करती हैं, बहुत सारी स्पीशीज को सपोर्ट करती हैं, नेचुरल एक्वाइफर्स का काम करती हैं, वाटर फिल्ट्रेशन का काम करती हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन मार्शी एरियाज को, स्क्विशी एरियाज को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे कमेंट्स में बताओ, अभी रिसेंटली वर्ल्ड वेटलैंड डे था, व्हाट वाज द डेट, लिखो कमेंट्स में। चलो, अब राजस्थान ने डिसाइड किया है, सरकार ने डिसाइड किया है कि हम हर जिले में एक वेटलैंड प्लान करेंगे, उसको कंजर्व करेंगे और मैनेज करेंगे। और ये डायरेक्शन किसने दिया है? जिसने भी दिया है, ये सेक्रेटरी वगैरह चेंज होते रहते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, इन्होंने ये बोला है कि भाई हम एक लिस्ट बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज कि किसमें कौन सा वेटलैंड हो सकता है, उसको डिजिटाइज करेंगे, उसको रेगुलरली मॉनिटर करेंगे और उसमें उसके वेटलैंड प्रोटेक्शन के रूल्स भी इंप्लीमेंट करेंगे। अब ये सारा काम सिलिसड लेक अलवर में डिसाइड किया गया। इसको एक मॉडल वेटलैंड की तरह से डिक्लेयर किया गया है कि भाई इसी के तर्ज पे हम और वेटलैंड्स को कंजर्व करेंगे और मैनेज करेंगे राजस्थान में। तो राजस्थान में 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 41 वेटलैंड्स राजस्थान में होने चाहिए, इस न्यूज का यही मतलब है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि भाई वेटलैंड जो हैं उनको अगर अपन मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं अच्छे से, तो हमें अब ये प्रेशर्स की बात हो रही है, बट इसी चीज को अपन दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं। मेजर इश्यूज क्या हैं कि टूरिज्म का बहुत प्रेशर होता है, कैचमेंट एरिया जो है वो डिग्रेड हो रखा है, भाई किसी ने एनक्रोचमेंट कर रखा होगा, कहीं पे कोई इंडस्ट्री लग रही है तो वो पोल्यूशन कर रही होगी, वगैरह वगैरह। तीसरा, सिल्टेशन, बहुत ज्यादा जो पानी के अंदर जो मिनरल्स हैं, जो सैंड सिल्ट है उसका डिपोजिशन वगैरह हो रहा होता है, सेडिमेंट्स डिपोजिशन, तो उसके कारण वेटलैंड की डेप्थ कम हो जाती है, तो वो बीओडी उसका बढ़ जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वेटलैंड पोल्यूटेड हो जाता है और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस वगैरह जो है उसका अपन को कंट्रोल करना होता है और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को भी अपन को कम करना है। तो ये सब कम कर दोगे तो वेटलैंड आपका रिच हो जाएगा, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, टूरिज्म कर सकते हो, वहां के कैचमेंट एरिया को प्रोटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा जो सिल्टेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हो, जो आपके इकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं उनको आप हाईलाइट कर सकते हो। और नेक्स्ट, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना कर मैन एनिमल मीटिंग हो सकती है, ठीक है, एप्रिसिएशन हो सकता है, मैन जो है, ह्यूमंस जो है वो एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर इंडिया जो है उन्होंने ड्राफ्ट किया है कि किस तरह से आपको मैनेजमेंट करना है वेटलैंड्स का। ज्योग्राफिक लोकेशन एंड कैचमेंट इंफॉर्मेशन, वाटर फ्लो सिस्टम और हाइड्रोलॉजी वहां पे अच्छी होनी चाहिए,
वाटर क्वालिटी को असेस करना है, क्लाइमेट डेटा क्या है, वेटलैंड की हेल्थ कैसी है, बायोडाइवर्सिटी कौन कौन सी पाई जाती है और आप उन सब के लिए क्या कर रहे हो, आपकी इंप्लीमेंटेशन और एक्शन स्ट्रेटेजी जो है वो क्या है। सो ये है वेटलैंड्स के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन कि किस तरह से वेटलैंड्स को इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज, पंच गौरव योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोड्यूस आंवला के बारे में बात करेंगे, जयपुर की। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ था, एक पंच गौरव योजना के तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोड्यूस नाम का एक अपन ने कॉन्फ्रेंस लगाया था, बायर सेलर कॉन्फ्रेंस, जिसमें भी अपन आंवला के बारे में बात करने वाले हैं। तो आंवला के लिए स्पेशली बायर सेलर कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन लगाई गई जयपुर में। ओके, जयपुर के कलेक्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी, तो उन्होंने ये चीज गाइड करी और ऑर्गेनाइज करी है। और आंवला प्रोड्यूसर्स और एंटरप्रेन्योर्स जो भी हैं वो बायर कनेक्शन फैसिलिटेट करते हैं, वैल्यू एडिशन एग्जीबिशन लगाई गई और टेक्निकल एडवाइस भी उनको दी गई, जो आंवला प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं, जो फार्मर्स हैं। ठीक है, कब हुआ था, 13 फरवरी को सायाम दुर्गापुरा में। और 700 से भी ज्यादा आंवला ग्रोवर्स, बायर्स, ट्रेडर्स, एफपीओज और एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर आए थे, जयपुर और उसके आसपास के इलाकों के। इसका स्पेशल फीचर यही है कि सेपरेट स्टॉल लगाए थे फॉर ऑल पंच गौरव प्रोड्यूस ऑफ जयपुर डिस्ट्रिक्ट। लोकल स्पेशलिटी क्रॉप्स वगैरह भी यहाँ पर डिस्प्ले की गई, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर दिखाए गए और जो भी ट्रेडिशनल फीचर्स हैं इन सामानों के वो भी यहाँ पर शोकेस की गई थी। आंवला वैल्यू एड एग्जीबिशन, अब ये आंवले की बात हो रही है कि भाई आंवले से क्या क्या बना सकते हो, कैंडी, जूस, पाउडर, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स यानी दवाइयां और मुरब्बा बना सकते हो, तो वो सब कुछ यहाँ पर डिस्प्ले पे था और उनकी बाइंग और सेलिंग हुई है। टेक्नोलॉजी दिखाई, फार्म इंस्ट्रूमेंट्स किस तरह से यूज किए जाते हैं, प्रोसेसिंग कैसे होती है, आंवला के सामान की पैकेजिंग कैसी होती है, मॉडर्न तरीके से अपन इसको कैसे स्टोर कर सकते हैं ताकि इसकी पेरिशेबिलिटी जो है, जो इसका खराब होने का काम है वो कम से कम हो, यानी कि पेरिशेबिलिटी इसकी बढ़े, यानी कि सामान अगर शेल्फ पे रखा हुआ है तो कम खराब हो, मतलब ज्यादा लंबे टाइम तक वो फ्रेश रहे। दिस इज द मीनिंग। ओके, ज्यादा लंबे टाइम तक फ्रेश रहे। और ये सब कुछ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने एग्जिबिट किया है। कहाँ हुआ था, सायम के ऑडिटोरियम में। नेक्स्ट, सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला लगाया गया था, 16 दिन का इंटरनेशनल सूरजकुंड क्राफ्ट मेला था फरीदाबाद हरियाणा में। 15 फरवरी तक ये रन किया, सूरजकुंड इंटरनेशनल इन फरीदाबाद हरियाणा। ठीक है, राजस्थान के बहुत सारे विजिटर्स यहाँ पे गए हुए थे क्योंकि राजस्थान में बहुत अच्छी वेल डेवलप्ड और वेल अप्रिशिएटेड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है अपने पास में। हैंडीक्राफ्ट से मुझे याद आया, चलो एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अभी 26 जनवरी को राजस्थान स्टेट की जो टैब्लो थी, अलग अलग एक तरह से टैब्लोज होते हैं ना, 26 जनवरी को आप अलग अलग स्टेट्स की यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हो 26 जनवरी के दिन परेड में। राजस्थान की टैब्लो पे क्या डिस्प्ले किया गया था, कौन सी आर्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, दैट इज अ हैंडीक्राफ्ट आर्ट। ठीक है, चलो मुझे कमेंट्स में बताओ। उसने बाय द वे 3rd प्राइज भी जीता है। और अगर राजस्थान ने 3rd प्राइज जीता है तो 1st और 2nd प्राइज किसने जीता है, मैंने यहाँ पर वीकली करंट अफेयर्स में कवर किए हैं न्यूज बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, सो लिखना कमेंट्स में। चलो, डिटेल इन्फॉर्मेशन दी अबाउट टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ राजस्थान, डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट जो भी आते हैं वो उनको राजस्थान की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, उसके लिए राजस्थान की पवेलियन जो थी, राजस्थान की जो स्टॉल्स थी, उनका फोकस क्या था, राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को बेचना, जो कि अच्छी सेल भी हुई है, और राजस्थान की जो टूरिज्म इन्फॉर्मेशन है उसको पब्लिसाइज करना, प्रमोट करना। राजस्थान की कल्चरल इवनिंग 11 फरवरी को हुई थी मेन चौपाल स्टेज पे सूरजकुंड मेला कॉम्प्लेक्स में, और शाम को 6:30 बजे से स्टार्ट हुई थी। और परफॉर्मेंस आर्टिस्ट कौन कौन थे, अब ये टेक्निकली आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके बस ये रिविजन के लिए है कि राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर किस तरह से डिस्प्ले किया जाता है। फोक आर्ट, फोक डांस, फोक म्यूजिक, ये सब तो एक जगह हो गए, राइट। खड़ताल प्ले किया गया और मगदा खान मंगानियार जो है बाड़मेर के, उन्होंने गाने गाए। छड़ी और घूमर के डांस किए गए अरुषिका फ्रॉम अजमेर द्वारा। फिर कच्ची घोड़ी डांस किया गया हरिशंकर नागर द्वारा जो कि बूंदी के हैं। फिर मृदांग वगैरह का परफॉर्मेंस दिया गया बाय गफरुद्दीन मेवाती जो कि डूंगरपुर के हैं, इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है 2026 के ही साल में। कालबेलिया डांस दिखाया गया, किसके द्वारा, कालबेलिया डांस किसके द्वारा परफॉर्म किया गया, गुलाबू सपायरा के द्वारा, जो कि पद्मश्री अवार्डी रही हुई हैं, और इन्होंने, और ये जयपुर से हैं। ठीक है, मयूर और फूलों की होली खेली गई बाय विष्णु शर्मा जो कि डूंगरपुर के हैं, और धर्मेंद्र सिंह जी जो हैं वो अलवर के, वो अनाउंस कर रहे थे, अलग अलग प्रेजेंटर्स को के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहे थे। प्रधानमंत्री सेतु स्कीम इंप्लीमेंट की गई है, राजस्थान ने नेशनल रैंकिंग्स में टॉप किया है, और ITI अपग्रेडेशन हुआ है थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। I think this is the last news. Yes, this is the last news. Right. राजस्थान ने नंबर 1 पोजीशन पाई है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम प्रधानमंत्री सेतु में। ठीक है, हैंग ऑन अ सेकेंड, पॉज। ओके, नाउ और ये किस चीज के लिए है, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए है। पॉलिसी मेजरमेंट लिए गए राजस्थान में,
टू एनहांस द परफॉर्मेंस इन दिस सेक्टर, ताकि जो नई स्किल पॉलिसी है 2025 की उसको अडॉप्ट किया जा सके। एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2026 की जनवरी में इंप्लीमेंट किया गया है। और इन सब का क्या फायदा है कि जो यूथ है उनको और अपॉर्चुनिटीज दी जाएं, कोई नया स्किल वो लर्न कर लें, कोई नया काम करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना चाहते हैं, किसी टाइप का एसएचजी बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, एमएसएमई सेक्टर में कुछ करना चाहते हैं, तो यू नीड स्किल्स टू वर्क, राइट। तो यहाँ पर स्किल्स का काम सिखाया जाएगा, चाहे कोई भी स्किल हो, किसी भी टाइप का हो, आपको यूथ को हेल्प करनी है। प्रधानमंत्री सेतु स्कीम के द्वारा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो हैं, आईटीआई जो हैं राज्य भर में, उनको मॉडर्नाइज किया गया है। और कौन करवा रहा है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बेसिस पे हो रहा है, ताकि काम स्पीडीली हो सके। इनके भरोसे नहीं होता, ठीक है, इनके भरोसे होता है, प्राइवेट वालों के भरोसे होता है, क्योंकि जरूरत भी उन्हीं को है, राइट। उनको एक्चुअली लेबर की और एक्सपर्ट्स की जरूरत है, तो वो ही चाहते हैं, उनको ही पता है कि हमें किस टाइप की एक्सपर्टीज चाहिए, किस टाइप की स्किल्स चाहिए लोगों के अंदर, तो वो फैसिलिटेट करते हैं, स्पीड अप करते हैं। एक टेंडर अनाउंस किया गया 7 फरवरी 2026 को। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा वगैरह वगैरह, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। राजस्थान नेशनल मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म में लीडर की तरह साबित हुआ है, और ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। टेंडर में क्या क्या है? 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन है, मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है उसकी जरूरत है। इसके अलावा जो भी आउटकम बेस्ड ट्रेनिंग होंगी उनके रिलेटेड प्रोविजंस बनाए गए हैं, और राजस्थान को नेशनल मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म में हमें नंबर 1 बनाना है सभी पॉजिटिव इंडिकेटर्स के थ्रू। ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई हम स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज जो हैं उनकी इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करना चाहते हैं प्रधानमंत्री सेतु योजना द्वारा। आईटीआईज जो हैं उनको अपग्रेड करना चाहते हैं, और ये करने में हमें इंफ्रास्ट्रक्चरल हेल्प जो है वो पीपीपी मॉडल से मिल रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से मिल रही है। ट्रेनिंग को इफेक्टिवली प्रोवाइड किया जा सके, और जो भी आउटकम बेस्ड ट्रेनिंग है उसकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी की जा सके। इसके अलावा यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज जो भी हों स्किल और एम्प्लॉयमेंट के दुनिया में, उनको हम एक्सटेंड कर सकें, वो हम और एक्सपैंड कर सकें। लास्टली इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि 2.5 टाइम्स फास्ट हैं। आईटीआईएन अपग्रेडेशन जो है उसको भी ऑर्गेनाइज किया जाए। उसके अलावा पीपीपी के थ्रू अपन इसको स्पीड अप करें, फास्ट करें, इन्वॉल्वमेंट वगैरह बढ़ाएं, यूथ को मोटिवेट करके रखें, उनको बिजी करके रखें वगैरह वगैरह। ओके, ये बेसिक लॉजिक की बात है। ओके, हम ट्रेनिंग के ऊपर फोकस इंप्रूव करना चाहते हैं ताकि क्वांटिफाइबल रिजल्ट्स दिखाए जा सकें, और रिजल्ट्स बेस्ड ट्रेनिंग के प्रोविजंस भी क्रिएट किए जा सकें। और इन दोनों पॉलिसीज के बारे में अपन बात कर चुके हैं, स्किल पॉलिसी 2025 और एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जनवरी 2026 की। ये यूथ बेस्ड पॉलिसी इकोसिस्टम्स क्रिएट करते हैं, और इससे हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट इज वेरी मच अलाइव, कि भैया हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं उसके ऊपर डिस्कशन नहीं हो रहा है, बट दे आर वेरी मच एक्टिव इन एटलीस्ट रिकॉग्नाइजिंग द प्रॉब्लम। नाउ परफॉर्मेंस वगैरह की ग्रेटर विजिबिलिटी है, ग्रेटर पोजीशंस है नेशनल मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म की। सो दिस वाज ऑल द न्यूज फ्रॉम माय साइड। इसमें मैंने एक स्पोर्ट की न्यूज थी वो हटा दी है, स्पोर्ट्स का मैं पूरा कंपाइलेशन अलग बना रही हूँ। आई नो मैं दूसरी तीसरी बार बोल रही हूँ, बट कोई सेंस नहीं बनता है कि मैं उसको रिपीट करूं, मतलब सेंस नहीं बनता है कि मैं 3-4 क्लासेस में जबरदस्ती उसको ब्रेक करके रखूं। एक लंबा सेशन कर लेंगे, और आपकी स्पोर्ट्स की जो राजस्थान के जो आईएएस एग्जाम के प्री में आने वाली जितनी भी न्यूज है उनके रेलेवेंट जो भी स्पोर्ट्स की न्यूज है वो अपन कवर कर लेंगे। सो कीप एन आई आउट, मैं लेकर आऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, जस्ट कंपाइलेशन में थोड़ा टाइम लग रहा है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।